नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज की दस्तक के साथ आपका स्वागत करता हूं, जहां आज आपको सबसे पहले दस्तक देनी है शासन के वक्त भी चुनावी भाषण से जनता को बहलाने वाली राजनीति पर। दस्तक देनी है तुष्टीकरण और सियासत के संतुष्टीकरण के लिए बिना आधार देश के बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाने वालों को। चीन के संग भारत में आतंक फैलाने वाली पाकिस्तानी सुरंग के खिलाफ भी आज दस्तक होगी। लेकिन पहले बात नीतीश कुमार की, जो राज्य में अपराध के मुद्दे पर मीडिया के सवाल से नाराज होकर पत्रकारों से ही उल्टे पूछ देते हैं कि अपराधी क्या किसी से परमिशन लेकर आता है। तो दस्तक देकर आज आपको पूछना है कि यही बात चुनाव में वोट मांगते वक्त जनता से क्यों नहीं कह देते। दावा सुशासन का होगा और भाषण दूसरे के जंगल राज पर। कब तक आप करिए, हम क्या है भाषण दे रहे हैं। हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है। आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। आपका सवाल बिल्कुल गलत है कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले क्या था। जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। 15 साल तक पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं। 16 साल पुराने जंगल राज पर भाषण देकर ही वोट लिया और अब कानून के शासन के नाम पर भी क्या 16 साल पुराने जंगल राज की हांडी ही चढ़ाएंगे। सरकार से अगर कोई अपेक्षा की जाती है तो यही अपेक्षा की जाती है कि भाई वहां कानून का राज। हमारे कानून का राज नहीं था, आज कानून का राज है। 15 साल पति पत्नी के राज में जंगल राज कहला। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं। ये अक्षत है और ये आराध्या। अक्षत और आराध्या पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह के बेटे बेटी हैं, जिनका कत्ल बिहार की राजधानी पटना में हुआ। उजाड़ गया मेरा जीवन, मेरा बाबा, मेरा बच्चा अनाथ हो गया। अक्षत आराध्या ने 2005 से पहले का बिहार में शासन नहीं देखा। ये बच्चे तो सुशासन राज में ही जन्म लिए हैं और ये कहते हैं, मैं मांगती हूँ कि पुलिस जांच ना हो, क्योंकि पुलिस से ये सब नहीं हो सकता। मेरे को पता है सीबीआई जांच से होगा। हम कह रहे वो लोग जल्दी से पकड़ा जाए जो पापा को गोली मारे। सबसे पहले मेरी मम्मा गोली मारेगी। बच्चे तक भरोसा नहीं कर पा रहे पुलिस पर। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पटना के 9 डिग्री पारे में कानून व्यवस्था के सवाल पर तमतमा जाते हैं, गुस्से से आंखें लाल करते हैं। आप करिए, हम क्या है भाषण। कभी बीच बीच में मुस्कुराने की असफल कोशिश करके खुद को संयमित दिखाना चाहते हैं तो आजकल जाइए और फिर हथियार डाल देते हैं पत्रकारों के सवाल पर। आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है और आपको किसी को मालूम है। अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। ध्यान ना दिया हो तो फिर से एक लाइन सुनिए नीतीश कुमार की। आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। अगर यही बात कहनी थी कि अपराधी क्या किसी की परमिशन लेकर करता है अपराध, तो 3 महीना पहले हेलीकॉप्टर से वोट मांगते वक्त चुनावी रैली में ही कह देते। आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। ये बात सच है कि अपराधी परमिशन नहीं लेते, लेकिन जनता की परमिशन से ही आप मुख्यमंत्री बनते हैं। और कानून व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए जहां अपराधी किसी आम आदमी को बेखौफ गोली मारने से पहले कानून की मजबूती के कारण घबराए, ना कि आम लोग अपनों को खोकर बिखर जाएं। नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है।
पुलिस का काम पूरी तरह ठीक होता तो एक पिता को हाथ नहीं जोड़ना पड़ रहा होता नेताओं के सामने, लेकिन मुख्यमंत्री इसका जवाब भी 16 साल पुरानी कहानी याद करा के देना चाहते हैं। आप जरा गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले क्या था? कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था? आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। स्थिति की बात कर रहे हैं तो सुनिए रुपेश सिंह के भाई नंदेश्वर सिंह को। अब अभी तक कुछ नहीं हुआ और सीएम साहब के साथ हम लोग भी घूमकर वोट मांगे हैं। सीएम साहब के 15 साल का सुशासन का सरकार का वोट मांगे हैं और ऐसी निर्मम हत्या हो रही है। जो लोग समाज की सेवा कर रहे हैं आज के डेट में, तो अब तो समाज की सेवा करने में भी लोग को डर लगेगा कि कहीं समाज की सेवा हम करते हैं, समाज से हम जुड़े हैं तो हमारा हत्या ना हो जाए। ऐसी स्थिति बिहार में बन गई। जंगल राज के नाम पर भेड़िया आया करके डराने वाली राजनीति से सत्ता तो मिल गई, लेकिन जब वाकई अपराध का भेड़िया जनता के कानून पर विश्वास को खा जा रहा है, तब कहा जाता है आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। नीतीश कुमार चतुर राजनेता है, कहते हैं हर हत्या का एक कारण होता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन आप जान लीजिए पुलिस का काम 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला काम कानून व्यवस्था को कायम रखना और दूसरा काम अपराध की जांच के साथ दोषियों को सजा दिलाना। डीजीपी से लेकर कांस्टेबल तक के पद के बीच 13 स्तर के लोग होते हैं जनता की सुरक्षा के लिए, लेकिन सियासत ठगती है शब्दों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बचाव में यह बात तो दम ठोक कर कहते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में अपराध के पैमाने पर बिहार 23वें नंबर पर, लेकिन एनसीआरबी का अपना डेटा कहता है कि बिहार देश में हत्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। अपहरण के अपराध में बिहार अब भी देश में तीसरे नंबर पर है। हिंसक अपराधों के मामले में बिहार अब भी देश में दूसरे नंबर पर है। ये आंकड़े अपने आप में सारी कहानी कह देते हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे पुराने अपराध के शासन का भाषण देते आ रहे हैं और उसी को भुनाते आ रहे हैं, जरा इसको देखकर सुरक्षा के लिए दस्तक दीजिए। मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं, आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आज कानून का राज है, न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चल रहे हैं, और 15 साल पति पत्नी के राज में जंगल राज कहलाया। कोर्ट ने कहा जंगल राज। आप जरा गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले क्या था? कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था? आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। क्या स्थिति थी पहले? किस तरह का माहौल था? आज हम लोगों ने किस तरह का माहौल इकट्ठा किया, और समझ लीजिए पहले किस तरह से होता था। दंगा फसाद सब कुछ, हम लोग हर चीज को नियंत्रित करते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। अब अपराध हुआ है तो लेकिन और लोगों को भी जरूर इसके बारे में असेसमेंट करना चाहिए कि अपराध किसी का भी होता है तो कौन से कारण से किया है। देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको कौन मार दिया जरा बताओ तो? कौन मार दिया? कौन जानता है किसका कब होगा? चिंता मत करिए, और जो आदमी चिंता नहीं करेगा वो आदमी बहुत बुलंदी के साथ काम करेगा। कानून व्यवस्था बिहार की बदल नहीं रही और दिल्ली में किसानों का आंदोलन जस का तस है। 26 जनवरी को किसान क्या करेंगे? 17 जनवरी को किसान क्या करेंगे? 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इन सब के साथ देखिए आज किसान आंदोलन और सरकार के बीच जो मीटिंग हुई उसका नतीजा क्या निकला। जस का तस है अब भी आंदोलन। 3 किरदार समाधान से जुड़े हैं, सरकार, सुप्रीम कोर्ट और किसान। सरकार से 9वें दौर की बातचीत में हल नहीं निकला। अगली बातचीत 19 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट से बनाई गई कमेटी के 4 सदस्यों में से एक सदस्य ने कमेटी छोड़ दी।
किसानों ने कहा सरकार से बात करेंगे, कमेटी से नहीं। और किसान खुद अब भी कानून रद्द करने की मांग के साथ है। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी भी। अब सबसे पहले सुनते हैं विज्ञान भवन में 9वें दौर की 4 घंटे चली बातचीत में क्या हुआ। सरकार और किसानों के बीच आज 9वीं दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। सरकार ने साफ कर दिया कि तीनों कानूनों की वापसी नहीं होगी, हम संशोधन करने को तैयार हैं, जबकि किसान आज फिर इस बात पर अड़े रहे कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, वापस किया जाए, तभी यह आंदोलन खत्म होगा। चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। कोर्ट में हम नहीं जा रहे कमेटी के, उसमें हम सरकार से ही बातचीत करेंगे। ठीक है, सरकार से हम बात करेंगे। 19 तारीख को बातचीत में कुछ हल निकलेगा ऐसा लग रहा है? क्या पता निकलेगा नहीं निकलेगा, ये उम्मीद है कि फरवरी में जाके इसका कुछ संशोधन की तरफ सरकार जाएगी। समाधान की दूसरी कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई 4 सदस्यों की कमेटी को करना है, जिसके सदस्यों के कानून के समर्थन में होने का मानकर किसान भरोसा ही नहीं कर रहे। उसी कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया। चीफ जस्टिस अविद्या ने अगर मेरे में इतना फेथ और कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है तो मैं उनसे बात पहले करूं। तो आई स्पोक टू हिम, सीजीआई को मैंने उनको बोला कि मैं इसे निकलना चाहता हूं। सुनने में आ रहा है कि आपको कुछ धमकियां आ रही हैं, कुछ असामाजिक तत्व धमकियां दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ये ऐसी तो 1 घंटे में मैंने ये सारा कुछ किया है, बिल्कुल भी इसमें कोई आयोटा ऑफ ट्रूथ नहीं है, मैंने अपने आप किया है। तीसरी खबर यह कि किसान अब भी दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में रोके जाने पर बैरिकेड हटाने के लिए ट्रैक्टर्स को अलग तरीके से सुरक्षा कवच देने जैसा मॉडिफाई करा गया। पंजाब हरियाणा के कई गांवों से 60,000 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आने का रिहर्सल चल रहा है। बातचीत हो भी जाओ और ना भी हो जाओ, 26 तारीख को तो लोग आएंगे। स्थान कहाँ रहेगा उनका वो डिसाइड हम कर लेंगे। सरकार से क्या करनी, 26 तारीख सरकार थोड़ा, हमने तो ये कहा भाई जहाँ परेड, हम पूरी परेड काट देंगे, पूरी परेड निकाल देंगे। सरकार आधी परेड काट दी, आधी को हम पूरी कर देंगे। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर किसी तरह का टकराव न हो, इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है। संगरूर से मंजीत सहगल और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। वैसे खबर यह भी है कि राकेश सिंह टिकैत ने कहा है अगर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड से रोका तो बात मान लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में होने वाली 26 जनवरी की परेड में व्यवधान पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है, फैसला 17 जनवरी को करेंगे। यानी संभव है कि गलत जानकारियां कुछ लोग फैला रहे हों, जिसके कारण गणतंत्र दिवस की परेड को सीधे किसानों की ट्रैक्टर परेड से जोड़कर तैयारियां शुरू करा दी गई। वैसे गलत जानकारी बहुत खतरनाक होती है और अगली दस्तक इसी से जुड़ी है। क्या आज भी हमारे देश के बच्चे इतिहास की किताबों में भारत के बारे में गलत जानकारियां हासिल कर रहे हैं? यह सवाल उठा है आरटीआई के जरिए मिले एक जवाब के बाद। यह रिपोर्ट देखिए। 12वीं के इतिहास की किताब इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के पेज नंबर 234 पर लिखी इस जानकारी को अब तक देश के बच्चे पढ़ते आए, जिसमें लिखा है युद्ध के दौरान मंदिरों को ढहा दिया गया। बाद में शाहजहां और औरंगजेब ने इन मंदिरों की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद जारी की। जिस औरंगजेब की क्रूरता की कहानियां रही, उसकी तरफ से ही मंदिरों के निर्माण के लिए मदद देने वाले इतिहास के आधार पर सवाल उठा। 12वीं में खुद यही जानकारी पढ़ चुके शिवांक वर्मा की आरटीआई के जवाब से। एनसीईआरटी से आरटीआई में पूछा गया था किस आधार पर औरंगजेब शाहजहां की तरफ से मंदिर निर्माण की ग्रांट देने की जानकारी लिखी गई। एनसीईआरटी बताए कि औरंगजेब और शाहजहां ने कितने मंदिर दोबारा बनवाए। जवाब में एनसीईआरटी ने कहा कि उसके पास इसकी जानकारी नहीं है। मैंने पिछले साल 7 नवंबर को आरटीआई फाइल किया और फिर उसका रिप्लाई मुझे 18 नवंबर को आया। उसमें उन्होंने कह दिया कि डिपार्टमेंट के पास उससे संबंधित इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने एक अपील भी फाइल की थी एनसीईआरटी में पूछने के लिए कि मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास क्यों नहीं है, तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं।
इसके बाद सोशल मीडिया पर यह मुद्दा पिछले 2 दिन छाया रहा। बीजेपी और संघ परिवार की तरफ से पहले ही मुगलों को लेकर पढ़ाए जा रहे इतिहास पर सवाल उठाया जाता रहा है। अब नया विवाद शुरू हुआ। सवाल फिर ये उठता है कि इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां हमारे छात्रों को इतने सालों तक क्यों पढ़ाई गई? क्या तुष्टीकरण की राजनीति इतिहास के माध्यम से करने का प्रयास किया गया? क्या कांग्रेस और अन्य वाम दलों ने हमारी हिस्ट्री की किताबों को, हमारे छात्रों को इस प्रकार की तथ्यहीन बातें इसलिए बताई ताकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को और बल मिले? इतिहास की भूल पर इसी हफ्ते राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, जिसमें इतिहास की सभी भूलें सुधारने की मांग की गई है। आज तक ब्यूरो। और कल का दिन पूरे देश के लिए बहुत अहम है। कल से देश में कोरोना को हराने वाले टीकाकरण की दस्तक होगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि कोरोना से पूर्ण आजादी दिलाने वाले अभियान की शुरुआत कल यानी शनिवार से होने जा रही है। दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जिस घड़ी का देश को इंतजार था, अब उसमें चंद ही घंटे बाकी हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश ने कमर कस ली है। कोरोना का टीका वैक्सीन सेंटर पहुंच गया है। अब बारी कोरोना पर फाइनल प्रहार की। प्रधानमंत्री कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद देश भर के 3000 से ज्यादा केंद्रों पर सभी हेल्थ वर्कर्स को टीका लगना शुरू हो जाएगा। तैयारियां पूरी हैं और साफ तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चूंकि 317 केंद्रों पर 31,700 स्वास्थ्यकर्मियों को पहले दिन ये टीका लगना है, तो लखनऊ के 12 केंद्र समेत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जितने भी केंद्र है वहां सुबह ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। और अब इंतजार है कल सुबह का, जब पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन का जो टीकाकरण है उसका काम शुरू होगा, जिसका बेसब्री से सबको इंतजार है। वैक्सीनेशन के इस अभियान के पहले चरण में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े फ्रंट लाइन वर्करों को टीका लगाया जाएगा। पटना के IGMS अस्पताल के सफाई कर्मी राम बाबू का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्हें बिहार में सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। यहाँ हम पहला व्यक्ति है बिहार का नंबर 1। हम सबको गर्व हो रहा है कि पहला टीका हम सबको पड़ रहा है। तो आप लोगों को खुशी है इस बात? जी हाँ, बहुत बहुत। उत्तर प्रदेश में पहले दिन 31,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा और दिल्ली में पहले दिन 8100 लोगों को टीका लगेगा। मध्य प्रदेश में 15,000, राजस्थान में 16,000, महाराष्ट्र में 50,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। विश्वास के साथ सारे देश को कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां हैं सारे देश में। कल हम 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे। देश में टीकाकरण कोरोना से छुटकारे की शुरुआत भर है। ये जंग सभी तक वैक्सीन पहुंचने तक जारी रहेगी। ऐसे में मास्क ही कोरोना से बचने का सबसे बढ़िया रास्ता है। आज तक ब्यूरो। एक अफवाह उड़ती है, लोग दौड़ पड़ते हैं। अफवाहों की खबरों को लोग बड़ी दिलचस्पी से देखते और सुनते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक अफवाह देश दुनिया का कितना नुकसान करती है? मध्य प्रदेश से आई खबर के आधार पर अफवाहों के खिलाफ यह दस्तक देखिए। कब से तलाश रहे हो? सर आज ही आए हैं। कितनी दूर है? सर यहाँ से 35 किलोमीटर। कब से तलाश रहे हो यहाँ पे? ये सर कम से कम 8 दिन से ऊपर होगा यहाँ पर। मध्य प्रदेश का राजगढ़, जहाँ कुछ लोग तलाश कर रहे हैं, भीड़ लगी है, कुछ खोद रहे हैं। सवाल है क्या? एक और तस्वीर जिसमें खुदाई के इस काम का आकर्षण एक बुजुर्ग को भी खींच लाता है। सवाल यह क्या इसकी वजह पूजा पाठ है? एक अफवाह कैसे सैकड़ों हजारों लोगों की जान तक खतरे में डाल सकती है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। ये खुदाई सोने के सिक्कों की अफवाह के कारण हो रही है, जिसके लिए काम काज छोड़कर बच्चे, बूढ़े, जवान सब यहाँ अपनी तकदीर का इम्तिहान लेने आ गए। क्या निकाल रहे हैं आप? सर इसमें से कुछ
सोना चांदी निकाल रहे हैं। निकला है कि कुछ मिला सर है? अभी तो कुछ नहीं मिला है, अभी प्रयास कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे आए? सर हम के नाम से आशा लगा के आए सर, सब लोग जा रहे हैं तो इस कारण हम भी आए। आपने देखा किसी कुछ मिला जी आपके सर। सामने? क्या मिला? सर वो सिक्के मिले हैं। कहानी सीधी सी है। एमपी के राजगढ़ जिले के शिवपुरा और गढ़पुरा गांव में पार्वती नदी में सोने के सिक्के निकलने की अफवाह फैली और लोगों ने नदी की तलहटी में खुदाई शुरू कर दी। ये क्या रखा फिर जेब में? बताओ भाई। ये इस टाइप के सिक्के मिल रही है यहाँ पर। ये भी चांदी है, गिलेट है, सोना है, चांदी है, जो भी है। अच्छा ये पता नहीं, देखो गिर नहीं जानो मत। ये सिक्के हैं। ये सिक्के मिल रहे हैं। नवाबी शासन के टाइम के हैं ये। पूरा टोटल जितने भी मिले पूरा उर्दू में है टोटल। करीब हफ्ते भर से ये सिलसिला चल रहा है। सबके ख्यालों में एक पुराना मंदिर है, अब मंदिर है तो चढ़ावा भी होगा। दिलचस्प बात ये कि ये लोग जानते हैं कि ये सब अनुमानित है, फिर भी लोग अलग अलग जगह अपनी किस्मत तलाश रहे हैं। ये यहाँ पे कोई पुराना मंदिर है, पत्थर देगा, हम ना अनुमानित कह रहे हैं कि कोई पे पुराना मंदिर था तो उसकी संपत्ति कहाँ जाएगी। चढ़ावा में कुछ भी आता है। ये सोचने में आ रही है कोई पुराना 2 साल पुराना कोई बर्तन रखा होगा, आन गया फूट गया होगा। अफवाह ऐसे ही लोगों को भ्रमित करती है। अफवाह का खेल कितना खतरनाक होता है, इसकी रिसर्च हमने निकाली। अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन की रिसर्च कहती है दुनिया भर में कोरोना से जुड़ी अफवाहों ने कम से कम 800 लोगों की जान ले ली। यह आंकड़ा सिर्फ दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 के बीच का है। यह अध्ययन कहता है कि दुनिया में लोगों ने कोरोना से खुद को डिसइंफेक्ट करने के लिए अफवाह के आधार पर ज्यादा शराब पी ली, मेथनॉल पी लिया। 5,900 लोग अस्पताल पहुंचे, 60 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। फिर भी मध्य प्रदेश में उन चंद सिक्कों के लिए लोग जान देने को उतारू हैं, जो किस धातु के बने हैं ये भी इन्हें नहीं पता। और आतंक की सुरंग चीन के संग बन रही है कहां, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद दस्तक स्पेशल में। आप बने रहिए हमारे साथ। देश आज पहली बार भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बने उस जंगल को देखने वाला है जिसका रखवाला चीन है। पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाने वाला भी चीन ही है। भारत को परेशान करने में चीन पाकिस्तान की पूरी मदद करता है। पर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन पाकिस्तान के लिए बॉर्डर पर सुरंग भी बना रहा है ताकि पाकिस्तान के आतंकवादी इन सुरंगों का इस्तेमाल करके भारत में दाखिल हों और हमला करके वापस पाकिस्तान लौट जाएं। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीर इंटरनेशनल बॉर्डर की है जहां पर बीएसएफ ने एक सुरंग पकड़ी है। ये देखिए। How the tunnel looks like from inside. रस्सी खींचो, जोर से खींचो। गुरविंदर की रस्सी खींचो। Now we are turning back. DIG sir is almost going to reach the exit. भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ऐसी सुरंगें ढूंढकर बंद कर रही है। आतंक की सुरंग का आखिरी छोर कहां जाकर खुलता है ये आपको दिखाएं, उससे पहले हम आपको इन सुरंगों के बारे में बीएसएफ के आईजी एनएस जामवाल का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा से खास बातचीत में दिया। मेरा पूरा इसमें बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी एक्सटर्नल कंट्रीज की इन्होंने हेल्प ली है इसको बनाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से इसकी जो फिनिशिंग है और जिस प्रकार से इन्होंने इसको अंजाम दिया है वो एक प्रॉपर इंजीनियरिंग एफर्ट जिस प्रकार से इसमें लगी हो उस प्रकार से है। तो कहीं ना कहीं जो लोग इसको टनल को बनाते हैं ये कहीं ना कहीं बाहर से ट्रेनिंग लेके जरूर आए हुए हैं, ये मेरा मानना है। आतंकवादी घुसपैठ का एक और नया तरीका पाकिस्तान ने निकाला है, वो है भारत पाकिस्तान पर लंबे लंबे टनल बनाना। शायद यही वजह है कि बीएसएफ की टीम अब एंटी टनलिंग कैंपेन चला रही है, जिसके तहत बीएसएफ ने पाकिस्तान की टनल वाली साजिश का खुलासा किया है। हाल के दिनों में बीएसएफ ने 3 टनल एक्सपोज किए हैं जिसके सहारे पाकिस्तान से आतंकवादी इन टनल के जरिए भारत में घुसपैठ कर रहे थे।
देखो दो अच्छा छोटी बोरी भरे ताकि भारत के खिलाफ बॉर्डर पर पाकिस्तान के लिए चीन ही सुरंग बना सकता है ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना पर दबाव बढ़ाया जा सके। लेकिन बीएसएफ के आईजी की चीन की तरफ इशारा करने की वजह सिर्फ यही नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर जितनी लंबी सुरंग पकड़ी गई है वो पाकिस्तान अकेले नहीं बना सकता। भारत पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर की तस्वीर ध्यान से देखिए। जो सुरंग बीएसएफ ने पकड़ी है उसका मुंह पाकिस्तान में खुलता है। ये देखिए, ये बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगी है। आगे भारत की बॉर्डर पोस्ट नंबर 96 है। फिर ये इंटरनेशनल बॉर्डर आप देख सकते हैं जिससे 700 मीटर दूर ये पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट है। इसी के पास ये पेड़ और झाड़ियां हैं जिन्हें पाकिस्तान ने जानबूझकर उगाया है। इन्हीं झाड़ियों की मदद से पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते हैं। वीडियो की शुरुआत में जो सुरंग आपने देखी उसका सिरा यहाँ पाकिस्तान में खुलता है, यानी इन झाड़ियों के नीचे सुरंग है जिसमें आने जाने का रास्ता पाकिस्तान के लिए चीन ने बनाया है, लेकिन इसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ढूंढ निकाला है। टनलिंग ड्राइव हमने चलाया हुआ है, एज ए कैंपेन के तौर पर हमने इसको लिया हुआ है। और पिछले 3-4 महीनों में आपने देखा होगा हमने करीब 3-4 टनल्स जो हैं वो डिटेक्ट करी हैं सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स में। वहां पर पाकिस्तान ने डेलिबरेटली काफ़ी एरिया को जंगल बना के रखा हुआ है जिसमें वो इस प्रकार की कार्रवाई करते रहते हैं। और मेरा मानना है कि ये एक टनल्स का जो उनकी जो मुहिम है ये एक बड़ी सोची समझी तरीके से चल रही है और इसमें पूरी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, क्योंकि बॉर्डर के नजदीक में टनल बनाना जब तक पाकिस्तान रेंजर्स का परमिशन नहीं होगी वो नहीं आ सकते। पाकिस्तान आर्मी की परमिशन नहीं होगी वो नहीं आ सकते हैं। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका जब तक कंकरेंस नहीं होगा तब तक वो नहीं आएंगे। और ये टनल बनाने में कम से कम 1-1.5 महीना लगता है। इन जंगलों का आतंक के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इसका सबूत भी आज तक के पास है। ये पिछले साल सितंबर का वीडियो है जो हमें बीएसएफ से मिला। इसमें आप 2 घुसपैठियों को देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही आतंकवादी 30 सेकंड गायब हो जाते हैं। ये देखिए, ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर पर बनी झाड़ियों और पेड़ की वजह से होता है। ये देखिए, दोनों घुसपैठिए पेड़ के पास गायब हो जाते हैं। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की घुसपैठ का है। वीडियो बता रहा है कि रात के 12:37 पर पाकिस्तान की तरफ से 3 लोग भारत की बॉर्डर पोस्ट नंबर 137 की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये हमले के लिए पोजीशन लेते हैं, लेकिन ये इस बात से बेखबर होते हैं कि इन्हें बीएसएफ की टीम थर्मल इमेजिंग जूम दूरबीन से देख रही है और इन पर हमला होने वाला है। फायरिंग होते ही ये छिप जाते हैं। बीएसएफ की कार्रवाई यही नहीं रुकती और इस बार ग्रेनेड फेंका जाता है। अचानक हमले से डरकर बैट की टीम उल्टे पांव भाग जाती है। इस तरह बैट की 5 सदस्यीय टीम को भारत रेंगने पर मजबूर कर देता है। बॉर्डर पर भारत की यही सजगता पाकिस्तान को खाई जा रही है, क्योंकि जब आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो भारत की तरफ से करारा जवाब मिलता है। इसीलिए पाकिस्तान को अब इन सुरंगों का ही सहारा है जिसमें छिपकर वो भारत में दाखिल करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ भी उन्हें नाकामी मिलती है। और ये टनल खोदी गई थी ताकि यहाँ से जो है आतंकी भेजे जा सके। तो पाकिस्तान का एक बार जो है आतंकवादियों के प्रति जो आप देख सकते हैं कि कितना लगाव है वो एक बार फिर सामने आता है। और पाकिस्तान जो बार बार कोशिश करता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए और यहाँ से आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए, उसका पर्दाफाश हो चुका है और समय रहते ही सीमा सुरक्षा बल ने इस टनल को डिटेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान इन सुरंगों का इस्तेमाल आतंकवादी भेजने के अलावा नशीले पदार्थों की तस्करी में भी करता है। ये देखिए, इस तरह से बोरों में भरकर ड्रग्स भारत में पहुंचाई जाती है, जिसके पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी वारदातों में होता है।
मार्किंग वाला आ रहा है सर, ये मार्किंग वाला ये देखो पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान। देखिए, ये दोनों पर्पज के लिए हो सकता है। एक तो टेररिस्ट मूवमेंट के लिए है, उनको इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए, और दूसरा है ड्रग स्मगलिंग के लिए, वेपन्स स्मगलिंग के लिए। ये दोनों के लिए ज्यादा से ज्यादा। पाकिस्तान भारत का ध्यान बटाने के लिए एलओसी पर जबरन सीजफायर का उल्लंघन करता है, लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी नींद उड़ा रही है, जो सुरंग बनाकर कश्मीर में आतंकवाद को नए सिरे से खड़ा करने में लगा है। तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। पिछले वर्ष सीज फायर वायलेशन में 44% बढ़ोतरी हुई, जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। चीन सुरंग बनाने में माहिर माना जाता है। उसने अपने यहाँ पहाड़ों को काटकर लंबी लंबी सुरंग बनाने का दावा भी किया है। ऐसे में अगर कोई एक देश है जो पाकिस्तान की सुरंग बनाने में मदद कर सकता है, वो चीन ही है, जो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सुरंग बनाने का काम कर रहा है। चीन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मानसेहरा से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में सुरंग बना रहा है। इस सुरंग को चीन के टेक्नीशियन तैयार कर रहे हैं, जिसके बनने के बाद न सिर्फ दूरी कम हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तानी सेना की पहुंच पीओके में आसान हो जाएगी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन पहले से कहीं ज्यादा एकजुटता से काम कर रहे हैं। सीमा पर घुसपैठ के लिए सुरंग बनाने में मदद करना इस बात का पक्का सबूत है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से सुरंग का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा रहा है। ऐसी सुरंगें जो पाकिस्तान तो कम से कम नहीं बना सकता, इसीलिए उंगलियां चीन की तरफ उठ रही हैं, जिसे सुरंग और बंकर बनाने में महारत है। चीन में सुरंग और बंकर बनाने का सिलसिला साल 1969 में रूस के साथ उसके बढ़ते मतभेदों के कारण शुरू हुआ था। भारत को बार बार धमकी देने वाला चीन परमाणु युद्ध छिड़ने के डर से इतना हिल गया कि उसने जमीन के नीचे लंबी सुरंग खोदनी शुरू कर दी। प्रोजेक्ट 131 नाम के इस सीक्रेट प्लान पर माओ से तुंग ने मोहर लगाई, जिसके आदेश पर चीन के 75 शहरों में बड़ी सुरंगें और बंकर बनाए गए, जो इतने विशाल थे कि इसमें शहर की 60% आबादी आ जाती। चीन की राजधानी बीजिंग में तो 10 लाख लोग आज भी जमीन के नीचे बसे शहर के अंदर रहते हैं। इसीलिए तो आज तक से बीएसएफ के आईजी ने इशारों में सुरंग के लिए चीन की तरफ इशारा किया। आज आर्मी डे पर आर्मी चीफ ने भी चीन को कड़ी चेतावनी दी और कहा, हमारे धैर्य की परीक्षा न ली जाए। देश के दुश्मनों के खिलाफ ये सेना की नई तकनीक का वार है, जिसने आज आर्मी डे पर सबका ध्यान खींचा। आर्मी डे पर हथियारों की परेड शुरू हुई तो सबसे पहले पिनाका मल्टी लॉन्चर की एंट्री हुई। इसी तरह बाकी हथियार भी एक एक करके आए, लेकिन भारतीय सेना ने आज की परेड में अपने भविष्य के हथियार की ताकत का दुश्मनों को अंदाजा करवा दिया। 75 ड्रोन ने मिलकर दिखाया किस तरह से भारत अपने दुश्मनों को भविष्य में सबक सिखाने वाला है। एक साथ कई ड्रोन से हमले को ड्रोन स्वॉर्मिंग कहते हैं, जो युद्ध की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। इस तरह दुश्मन के टैंक, आतंकी कैंप, हेलीपैड, फ्यूल स्टेशन को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। भारत का ये ड्रोन स्वॉर्मिंग सिस्टम आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है, जिसमें भविष्य के युद्ध की झलक साफ साफ देखी जा सकती है। ये स्वचालित ड्रोन्स बिना किसी मानव हस्तक्षेप के दिखाए गए दुश्मन के इलाके में तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर घुसकर अपने मिशन को एक सफल अंजाम देंगे। भारत का अपनी ड्रोन पावर के बारे में बताना इसलिए भी जरूरी हो गया था, क्योंकि चीन की तरफ से लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो में अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस बताया जा रहा था। लेकिन भारत ने आज बता दिया कि चीन भारत को कमजोर न समझे। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस 2 वजह से मनाया जाता है। पहला ये कि 15 जनवरी 1949 के दिन भारतीय सेना पूरी तरह ब्रिटिश थल सेना से अलग हो गई थी।
दूसरी ये कि इसी दिन जनरल KM करियप्पा को भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। तो बड़ी खबरों पर आज की दस्तक यहीं तक थी। शो के इस आखिरी हिस्से में आपको एक वीडियो दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की तीर्थन घाटी में एक तेंदुआ सड़क पर आ गया। सैलानी वीडियो बनाने लगे, तेंदुए के साथ सेल्फी लेने लगे क्योंकि तेंदुआ कम उम्र का था। जानकार बताते हैं सर्द मौसम के कारण कई जगहों पर देश में जानवर रिहायशी इलाके में आ जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।